आज एक बार पुनः हमारे चैनल के अंतर्गत वीडियो क्लासेज के माध्यम से कक्षा 10 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कार्यपालिका। जैसा कि हम संबंधित पाठ को क्रम से लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है, पिछले क्लासेस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि सरकार के अंग के अंतर्गत, तो सरकार के अंगों में 3 अंग बताए गए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यपालिका पार्ट 7 वीडियो क्लासेज कहलाएगा। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हमें जानना और समझना है। तो कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के समस्त अंगों की कार्यकुशलता हेतु कार्यपालिका जो है उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार कार्यपालिका हमारे देश में जो व्यवस्था है, संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार यानी संघ सरकार के अंदर केंद्रीय कार्यपालिका और जितने भी प्रांत हैं, राज्य हैं, वहाँ अपनी राज्य के अंदर राज्य कार्यपालिका जो है कार्य करती है। तो हम यहाँ संघ यानी केंद्र सरकार के अंदर जो कार्यपालिका की व्यवस्था है, गठन प्रक्रिया है, हम उसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है और तब मिलकर संपूर्ण कार्यपालिका जो है बनती है। पर विद्यार्थियों, वास्तव में कार्यपालिका बनाम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, पर कार्यपालिका राष्ट्रपति के रूप में तो बनती है, पर वास्तव में कार्य रूप में जो परिणत व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में ही कार्यपालिका अपना संचालन करती है। यानी वास्तविक सरकार के रूप में जो कार्य करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल इसके अंतर्गत शामिल होता है। फिर भी कार्यपालिका बनाम राष्ट्रपति को माना गया है, ऐसी व्याख्या भी संविधान में की गई है। उसके अनुसार यह हम कहना चाहेंगे कि भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, साथ ही जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, विधानमंडल, विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान करते हैं और इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। अब बात आती है विशेष अध्ययन में, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार और चुने जाने पर राष्ट्रपति हो सकता है। तो सामान्य आवश्यक जो अहर्ताएं, योग्यताएं हैं बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही वह किसी केंद्र या राज्य सरकार के अंदर या विभाग के अंदर किसी सरकारी नौकरी के पद पर, लाभ के पद पर न हो, साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है या वो हो सकता है और निर्वाचित होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त
हो सकता है। इस प्रकार की कुछ सामान्य योग्यताएं जो हैं निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां, अब आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में देख सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, सभी प्रकार के पावर राष्ट्रपति के पास होते हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों से करा सकता है। जैसा कि संविधान संशोधन क्रमांक 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेगा और ऐसा करने के लिए बाध्यकारी भी होगा। यहाँ थोड़ा बात सोच नहीं आती है। एक तरफ तो राष्ट्रपति संवैधानिक पद का सर्वोच्च है, सर्वोच्च पद पर आसीन होता है या उसकी नियुक्ति होती है। वहीं दूसरी ओर जब सरकार व्यवस्था संचालन की बात आती है तो ऐसी स्थिति में वह एक औपचारिकता स्वरूप रह जाता है। इसीलिए एक प्रश्न रोचक बनता है। हमारे देश की दो प्रकार की कार्यपालिकाओं के रूप में यदि देखें तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है। प्रश्न है वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तव में जब इस प्रकार से व्यवहार में अध्ययन आता है तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र की ही कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका ही है, संसद ही है, जहां से सरकार बनती है और सरकार के रूप में पूरे देश का शासन चलता है, कार्यप्रणाली निश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की गई है। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है, यानी विशेषाधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त हैं। उस समय पता चलता है कि वास्तव में हमारे देश का राष्ट्रपति और हमारे देश के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब इस प्रकार की शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, साधारण परिस्थितियों में अथवा शांतिकालीन शक्तियां। साधारण शक्तियों परिस्थितियों में शांतिकाल यदि वातावरण यदि सामान्य है, अच्छा संचालन हो रहा सरकार का, तो इस तरह से उसे साधारण शक्ति के रूप में ऐसा प्रावधान है। दूसरा असाधारण परिस्थितियों में जो शक्ति प्राप्त है अथवा जब देश के अंदर या देश के किसी राज्य के अंदर आपातकाल, इमरजेंसी, संकट काल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय देश का राष्ट्रपति ही मुख्य शासनाध्यक्ष होता है और वह पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है और अपने अनुसार देश या राज्य का संचालन करता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां जब देश के अंदर आती हैं, आर्थिक संकट है या बाह्य विदेशी आक्रमण का संकट है या किसी राज्य के संवैधानिक मामलों का संकट है, तब ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है अपने विशेषाधिकार शक्तियों का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे और आपके लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ये बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है जिसे हमें जानना चाहिए, विषय वस्तु के रूप में भी जानना चाहिए और वैसे भी जनरल नॉलेज बतौर हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से संविधान के अंदर हमारे देश की सरकार का गठन संचालन जो है किया जाता है। तो इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके अनुरूप जो कार्यपालिका है जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कह सकते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी कुल मिला के कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, ऐसे हेडिंग टॉपिक पर हम अगले वीडियो क्लासेज में
आपको बताएंगे, समझाएंगे। और इसके पहले तब तक आप लोग भी पिछले वीडियो देखकर अपनी विषय वस्तु को क्रमशः लेते चलें, समझते चलें, ताकि आपका विषय कोर्स भी तैयार हो और उस पाठ संबंधित हेडिंग टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको फेयर कॉपी में भी समय समय पर हल करके उनका रिवीजन करें, तैयारी करें, ताकि यही समझाई पढ़ाई हुई विषय वस्तु आपके परीक्षा उपयोगी हो सके।